हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 12 अगस्त 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से, डिफीट इज़ नॉट द वर्स्ट ऑफ फेलियर्स, नॉट टू हैव ट्राइड इज़ द ट्रू फेलियर। तो असली फेलियर ये नहीं है कि आपको डिफीट मिली या हार मिली, असली फेलियर ये है कि आपने मेहनत ही नहीं की या कोशिश ही नहीं की। ओके, तो आलस छोड़िए और मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स जीती है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस 2020 मनाया गया। 1971 में मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एनवीस्टैट इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। पीयूष गोयल तथा प्रहलाद जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2300 किलोमीटर लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन का उद्घाटन किया। आईआईटी खड़गपुर ने गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 जीता है। मुंबई भारत का पहला शहर बना जहां यातायात संकेतों में महिलाओं के प्रतीक लगाए जाएंगे। आईआईटी गुवाहाटी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से मेटाग्रिड नैनोकण विकसित किए हैं। हर्षवर्धन ने सहयोगी अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए CSIR और FSSAI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश के चुल्लायू आदिवासी गांव में खादी और ग्रामोद्योग आयोग रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। योगेंद्र यादव ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब लिखी। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। FSSAI के ईट राइट इंडिया आंदोलन ने खाद्य प्रणाली विजन पुरस्कार जीता है। तो ये मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मनीष प्रभात को नियुक्त किया गया है रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में। उज्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ताशकेंट, करेंसी है उज्बेक सोम, प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपोव और प्रेसिडेंट हैं शवकत मिर्जियोयेव। इसके अलावा कुछ और भी नियुक्तियां हुई हैं, आइए उन पर भी नज़र डालते हैं। वीरेंद्र पॉल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू केनिया। वीरेंद्र पॉल को केनिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और केनिया की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केनियन शिलिंग और प्रेसिडेंट हैं उहुरू केन्याटा। रामकिरण वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रामकरण वर्मा को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और कॉन्गो की कैपिटल है किनशासा, करेंसी है कॉन्गोलीज फ्रैंक, प्राइम मिनिस्टर है सिल्वेस्ट्रे इलुंगा और प्रेसिडेंट हैं फेलिक्स शिसेकेडी। राहुल श्रीवास्तव हैज़ बीन कंकरेंटली एक्रेडिटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ मालडोवा। मालदोवा गणराज्य के लिए राहुल श्रीवास्तव को भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता मिली है। तो जो राहुल श्रीवास्तव हैं अभी प्रेजेंट में रोमानिया में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हैं और इन्हें अब मालदोवा गणराज्य में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दे दी गई है। ओके, तो जो मालदोवा की कैपिटल है वो है चिसिनाउ, करेंसी है ल्यू, प्राइम मिनिस्टर हैं इयोन चीकू और प्रेसिडेंट हैं इगोर डोंडोन। ओके, तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी जितने भी अभी तक अपॉइंटमेंट हुए हैं एम्बेसडर के, हाई कमिश्नर के। ओके, तो सारे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हैं जो तुर्कमेनिस्तान में भारत के एम्बेसडर बने हैं वो हैं विधु पी नायर। अफगानिस्तान में बने रुद्रेंद्र टंडन। रोमानिया में बने राहुल श्रीवास्तव। उसके बाद मोल्डोवा में भी नियुक्त हुए राहुल श्रीवास्तव। कुवैत में बने सीवी जॉर्ज। चेक रिपब्लिक में बने हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार। फिनलैंड में बने रवीश कुमार और जो पापुआ न्यू गिनी है यानी कि PNG, वहाँ पे भारत के हाई कमिश्नर बने हैं सुशील कुमार सिंघल। उसके बाद उज्बेकिस्तान में एम्बेसडर बने हैं मनीष प्रभात। केनिया में हाई कमिश्नर बने हैं वीरेंद्र पॉल और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एम्बेसडर बने हैं रामकरण वर्मा।
और जो यूएन बॉडीज़ हैं वहाँ पे भारत के इन्वॉय बने हैं इंद्रमणि पांडे, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भारत के एम्बेसडर हैं ब्रजेंद्र नवनीत। ओके, तो सारे याद रखिए, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे एम्बेसडर है, कहीं पे हाई कमिश्नर है। तो डिफरेंस क्या होता है, तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नियुक्त होते हैं हाई कमिश्नर्स। ओके, वहाँ की जो एम्बेसीज़ के हेड होते हैं वो होते हैं हाई कमिश्नर्स, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की एम्बेसीज़ के जो हेड होते हैं वो होते हैं एम्बेसडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2020-23? किस राज्य ने राज्य औद्योगिक विकास नीति 2020-23 की शुरुआत की है? तभी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2020-23। उसके बाद बात करें रिप्लेस किसे करेगी, तो जो पुरानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी थी वो लॉन्च की गई थी 2015 से 2020 तक के लिए, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015-2020, और अब उसकी जगह आ गई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2020-2023। ओके, तो जो पॉलिसी है उसे लॉन्च किया गया, जो स्टेट के इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर हैं गौतम रेड्डी ने अनवील की पॉलिसी को। और इस पॉलिसी का एम है जो स्टेट का रीजनल ग्रोथ है उसको बैलेंस तरीके से प्रमोट करना। उसके अलावा यूथ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। इसके तहत यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए और उनको स्किल प्रोवाइड कराने के लिए 30 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे और 2 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी इस पॉलिसी के अंडर में, ताकि जो यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराई जा सके। इसके अलावा जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है उसको भी अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा एमएसएमई के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और मेगा इंडस्ट्रियल पार्क्स भी बनाए जाएंगे। ओके, तो मेगा इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे तो सब कुछ वेल प्लान्ड होगा, तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा स्टेट का। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड सुरक्ष? मानव हाथी संघर्ष पर किसने सुरक्ष नामक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है एक नेशनल पोर्टल जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, और उस पोर्टल का नाम है सुरक्ष। तो सुरक्ष पोर्टल को लॉन्च किया गया है जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए, यानी बहुत से ऐसे ह्यूमन हैं जो एलिफेंट यानी कि हाथी या अदर एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको ऐसा करने से रोकने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो उसी के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया है। और इस डे को मनाया जाता है जो एलिफेंट हैं उनके लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाने के लिए, उसके अलावा एलिफेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उनकी देखभाल की जा सकती है, उस बारे में नॉलेज और अवेयरनेस फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू? पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में वॉल्टर मोर्टोस बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर पेरू के। तो जो पेरू के प्रेसिडेंट हैं मार्टिन विस्कारा के, मार्टिन विस्कारा ने अपॉइंटमेंट किया है वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है वॉल्टर मोर्टोस। ओके, और ये रिप्लेस करेंगे पेड्रो एल्वेरो कैट्रियानो बेलिडो को। ओके, इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पेड्रो एल्वेरो कैट्रियानो बेलिडो। जो वॉल्टर मार्टोस हैं ये इसके पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके अलावा रिटायर्ड आर्मी जनरल भी रह चुके हैं और अब नियुक्त कर दिए गए हैं पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ओके, तो पेरू की कैपिटल है लीमा, करेंसी है पेरूवियन सोल, प्राइम मिनिस्टर बने हैं वॉल्टर मार्टोस और प्रेसिडेंट हैं मार्टिन विस्कारा। और अभी हाल ही में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के भी नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है मोहम्मद औलद बिलाल। ओके, मोहम्मद औलद बिलाल बने हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री, और इनका अपॉइंटमेंट किया है वहाँ मोहम्मद औलद चीख एल गाजवानी ने। और मोहम्मद औलद बिलाल मॉरिटानिया के 16वें प्रधानमंत्री बनेंगे। ओके, इन्होंने रिप्लेस किया है इस्माइल औलद चीख सीडिया को, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले रिज़ाइन दिया था। ओके, तो मॉरिटानिया की कैपिटल है नौकाचोट, करेंसी है ओगुया और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद औलद गाजवानी। तो आइए अभी रिसेंट में जितने भी प्राइम मिनिस्टर और
प्रेसिडेंट बने हैं नए कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के, तो उनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो गुयाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इरफान अली, और गुयाना के ही नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क फिलिप्स। सोमालिया के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं मेहदी मोहम्मद गुलैद। तुनीशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हिशेम मिचीची। आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हामिद बाकायोको। गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं ओसुका रपोंडा। और सूरीनाम के प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी। श्रीलंका के अभी प्रेजेंट में ही नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं महिंदा राजापक्षा। और पेरू के बने हैं वॉल्टर मार्टोज प्राइम मिनिस्टर। और मॉरिटेनिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद औलद बिलाल। ओके, तो ये अभी पिछले 1 महीने की रिसेंट की सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इन सभी को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस सीड बॉल नेम्ड बीग। किस संस्थान ने बीग नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? तभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने डेवलप किए हैं बीग। ओके, बीग नाम से सीड बॉल्स। ओके, और ये पूरी तरह स्वदेशी हैं। बीग का फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ओके, बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, और इसे डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने अपने ही स्टार्टअप के साथ मिलकर, जिसका नाम है एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो सीड बॉल बनाया जाता है मिट्टी से। ओके, मिट्टी के अंदर ही बॉल जैसे शेप में बनाए जाते हैं, और उसी के अंदर ज़रूरी जो खाद होती है और बीज होते हैं सब कुछ अंदर ही अवेलेबल होता है। तो इसके लिए जो प्लांटेशन किया जाता है, जैसे पेड़ लगाते हैं अपन नॉर्मल वे में, तो पहले गड्ढे करने पड़ते हैं, उसके बाद वहाँ पे बीज डालने पड़ते हैं। लेकिन सीड बॉल में सब कुछ पहले से ही होता है, तो वहाँ पे गड्ढे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस सीड बॉल जहाँ पे डालने हैं वहाँ पे वो जब पानी के साथ मिलेगा, जैसे कि रेन वाटर, बेसिकली ये रेनी सीज़न में किया जाता है, तो जैसे ये पानी के साथ मिलेगा तो सब कुछ घुल जाएगा और वहाँ पे प्लांट उगने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2020 वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 मनाया गया? तो फिर 10 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2020। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को, ताकि जो बायोफ्यूल्स हैं जैसे कि बायोगैस है और कोल है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, तो इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में। उसके अलावा एक रिसर्चर थे सर रुडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल। ओके, ये डीजल इंजन के इन्वेंटर माने जाते हैं, तो इनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के ऑनर में भी ये डे मनाया जाता है। ओके, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने इंजन को पीनट ऑयल यानी मूंगफली के तेल से ही इंजन इन्होंने चला दिया था 1893 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान। ओके, तो उसी एक्सपेरिमेंट के ऑनर में ये डे मनाया जाता है। और भारत में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तरफ से। ओके, और इसे 2015 से मनाया जा रहा है। तो इसी बायोफ्यूल डे के दौरान एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, और इसकी थीम रखी गई थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। ओके, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा अभी 9 अगस्त को मनाया गया नागासाकी डे 2020, और कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा डे। ओके, तो अमेरिका की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी में। हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त को, इसलिए 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त को, इसलिए 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। और इस साल इसकी 75वीं एनिवर्सरी थी, इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो नागासाकी में बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ओके, और इस बॉम्बिंग से लगभग 74,000 पीपल्स की डेथ हुई थी इंस्टेंटली। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं अगस्त के। सबसे पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाला ऑर्गेनाइज कराया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसकी थीम रखी गई सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानट। फिर 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को मनाया गया फ्रेंडशिप डे, जो कि अगस्त के पहले संडे को होता है। 3 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ट्राइबल डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। ओके, 2 नाम है इसके, वर्ल्ड ट्राइबल डे और इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। और इसकी थीम रखी गई कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस। और 9 तारीख को ही अभी मनाया गया नागासाकी डे।
10 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और जो वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडिया में उसकी थीम थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है साइंड MOU विथ IIT दिल्ली फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में बिहार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ एक MOU साइन किया है, जो वहाँ की एयर क्वालिटी है बिहार की, उसके मैनेजमेंट के लिए। एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया जाएगा बिहार में। ओके, यानी बिहार के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को हेड करेंगे जो IIT दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका नाम है डॉक्टर सागनिक दे। और इसी के साथ बिहार की तरफ से उनके साथ होंगे इस प्रोजेक्ट में जो बिहार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ के एनालिस्ट, उनका नाम है SN जायसवाल। ओके, बिहार की बात करें तो कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। और बिहार में अभी कुछ दिन पहले 2 ऐप लॉन्च हुई थी। सबसे पहले हुई थी इंद्रवज्र। ओके, तो कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि काफ़ी सारी डेथ्स हुई आकाशीय बिजली के कारण बिहार में, तो उससे सुरक्षा के लिए, उससे बचाने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक ऐप जिसका नाम था इंद्रवज्र। और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक ऐप लॉन्च की थी संजीवनी। ओके, तो संजीवनी ऐप से जो कोई भी पर्सन है तो उसके आसपास जो भी कोविड सेंटर हैं या हॉस्पिटल हैं तो वो उस सेंटर का इन्फॉर्मेशन ले सकता है इस ऐप के द्वारा। तो ये दोनों ही ऐप बिहार में लॉन्च हुई थी बिहार सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च्ड ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म Nth रिवार्ड्स। किस निगम ने ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म Nth रिवार्ड्स लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म, इसका नाम है Nth रिवॉर्ड। तो Nth डिनोट कर रहा है यहाँ पे इनफाइनाइट का। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो यूज़र हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, जो भी उनके बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं। ओके, उस दौरान वो पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और उसके बाद उनको ई वाउचर मिलेंगे। और उसके अलावा जो वो होटल या फ़्लाइट बुकिंग करते हैं तो इस तरह से जो अलग अलग ट्रांजैक्शन है तो वहाँ पे वो उस पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं ऑफ़र में, तो उनको उसके बेसिस पे कुछ ऑफ़र मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा। NPCI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2008 में। इसका हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में और MD एंड CEO हैं दिलीप असबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड। हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और इस ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। 2019-20 का जो बजट स्पीच था वहाँ पे उन्होंने बताया था कि इस साल 100 लाख करोड़ रुपए, ओके, 100 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं तो कंट्री को प्रोवाइड कराए जाएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर। और इस डैशबोर्ड को होस्ट करेगा इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, ओके, IIG। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो लॉन्च हुई है 2019 से 2025 तक के लिए। और इसका मेन एम है जो लिविंग है यानी जीवन यापन है उसको आसान करना। ओके, और इसको अचीव कैसे किया जाएगा? तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा के, जो एनर्जी है क्लीन और अफोर्डेबल यानी कि सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करा के, रेलवे स्टेशन को नवीनीकरण करके यानी मॉडर्न बना के, सबको हेल्थ केयर पहुँचा के, और जो बस टर्मिनल हैं, एयरपोर्ट हैं, यानी एक तरह से कनेक्टिविटी कोने कोने में देश के कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा के। और उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफेंस आइटम्स हैव बीन बैंड रिसेंटली टू गिव पुश टू आत्मनिर्भर भारत अभियान। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 101 डिफेंस आइटम्स पे लिस्ट बनाई है, 101 डिफेंस आइटम्स की, और उनके इंपोर्ट पे यानी कि उनके आयात पे बैन लगा दिया पूरी तरह।
तो जो लिस्ट में प्रोजेक्ट थे जो बैन हुए हैं तो उनकी ऑलमोस्ट जो वैल्यू थी वो थी 4 लाख करोड़ की, और अब क्योंकि उनके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है तो वो पूरी तरह से स्वदेशी होंगे, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ उनको डेवलप करेंगी आने वाले 6 से 7 सालों में। ओके, तो जब सब कुछ स्वदेश में ही बनेगा, डोमेस्टिक होगा, तो इससे जो नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, और जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं श्रीपद यसो नायक। आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन टू नेम मुल्लानपुर स्टेडियम आफ्टर लेट महाराजा यादवेंद्र सिंह। पीसीए स्वर्गीय महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर मुल्लानपुर स्टेडियम का नामकरण करेगा। पद्मश्री अवॉर्डी स्कल्पचर सुदर्शन साहू हैज़ बीन अवॉर्डेड धर्मपदा अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन साहू को कला में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंडियाज़ केएन अनंत पद्मनाभन प्रमोटेड टू आईसीसीज़ पैनल ऑफ अंपायर्स। भारत के केएन अनंत पद्मनाभन को आईसीसी के अंपायरों के पैनल में पदोन्नत किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन वेबिनार वॉज इनॉग्रेटेड बाय रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा नामक वेबिनार का उद्घाटन किया। बुक क्रॉनिकलिंग थर्ड ईयर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू टाइटल्ड कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग हैज़ बीन रिलीज्ड बाय राजनाथ सिंह। एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे साल के उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक किताब जारी की गई। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई टू बी द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है शशिधर जगदीशन। ओके, शशिधर जगदीशन को आरबीआई द्वारा मंजूरी मिली है कि अब वो एमडी और सीईओ बनेंगे एचडीएफसी बैंक के। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करिए और आंसर दीजिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।